अब मैंने 6 महीने करूँ क्या, तो फिर मैंने FTI का एग्ज़ाम देने का सोचा। तो उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी, वो बड़ी माल सी थी, खूबसूरत सी थी, दिल्ली की लड़की थी। अब क्या होता है, अब आप लखनऊ के लौंडे हो जिसको कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, और आपको दिल्ली की लड़की मिल जाए जो आपको महंगी महंगी जगह पे ले जाए, अच्छे कपड़े, मतलब आप उसके, कई बार तो मैं उससे मिलने आता था और मैं कपड़े अच्छे नहीं पहनता था, तो मुझे डांट 1 घंटे इस पर पड़ती थी कि मैं कपड़े कैसे पहन के आया। एक बार तो मैं चप्पल पहन के चला गया था, उस पर मुझे डांट पड़ी, तो उसने थोड़ा सा मेरे अंदर से जो गरीब आदमी है उसको निकाल के थोड़ा पॉज किया, उसको बेटर किया, ठीक है। तो उसने मुझे फोर्स किया, मतलब वो ऐसी लड़की थी। कई बार आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं जो आपको उंगली करते हैं, फोर्स करते हैं, उनका आपकी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है कि मकसद ये नहीं होता कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे, उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आके चेंज करके चले जाएंगे। तो क्षितिज भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप? बहुत ज़बरदस्त। क्षितिज भाई, मेरे नज़रों में जो आपका परिचय है वो सिर्फ ये है कि मैं आपकी पहले एक वीडियो देखी थी मैंने यूट्यूब पे, उसके बाद मुझे पता चला कि आप फिल्म मेकिंग को से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाते हैं। दूसरा यह है कि उसी वीडियो में यही पता चला था कि आपने पहली फिल्म बनाई है MP गोरी, जो कि मैंने फिर देखी उस चैनल पे जाके, और लासा फोर्ट, जो भी आपका संघर्ष रहा, और बाकी वीडियोस वगैरह देख के मैं समझ जाता हूँ कि आप राइटर हैं। चैनल में जो दर्शक हैं वो अब आपके बारे में जानना चाहते हैं, और उन्हीं के बिहाफ पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। सवाल क्या है? पूछ तो रहा हूँ, पूछना। ये जो है, ये इसका नाम दीपक गौतम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और ये वन ऑफ माय फर्स्ट सब्सक्राइबर्स है, और पिछले 2 साल से मुझे फ़ोन कर करके परेशान करता रहता है, आधा घंटा गप्पे मारता रहता है, ठीक है, और जितना ज्ञान मैं यूट्यूब पे देता रहता हूँ उसको दोबारा से लेता रहता है। तो ये इसकी खासियत है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि हार नहीं मानता है, और 2 चैनल चला रहा है, और अब तक कितने 84 इंटरव्यूज भी ले लेना, 3 चैनल चला रहे हैं। कितने? 3 चैनल चला रहे हैं, और कैमरे के पीछे इनके छोटे भाई हैं जिनके साथ मिलके इन्होंने एक ऐसी टीम बनाई हुई है जिसमें एक लास्ट बेंचर करके, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उन्होंने छोड़ दी हो, हर चीज़ पे वीडियो बनाया है। अमेजन प्रोडक्ट रिव्यूज़ हो, मोटिवेशनल वीडियोज़ हो, डायरेक्शन की वीडियोज़ हो, शॉर्ट फिल्म्स हो, सॉन्ग्स हो, एवरी दे हैव ट्राइड एवरीथिंग एंड दे आर वेरी गुड एट व्हाट दे आर डूइंग। और अभी तो बहुत अच्छा जॉब वॉब भी कर रहे हो ना तुम लोग, मतलब शूटिंग वूटिंग का काम भी मिलता रहता है, तो दे आर वेरी गुड एट इट। अगर आपके घर में कोई शादी हो जरूर बुलाइए। नहीं, अब डायरेक्टर बन गया हूँ, शादी वाले काम छोड़ दिया, शादी वाले काम छोड़ दिया, डेट कर देंगे। और पोस्ट प्रोडक्शन में आपको, हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन का काम हो, सॉन्ग्स करवाने हो, शॉर्ट फिल्म बनवानी हो, कुछ भी करवाना हो, आप इन लोगों को बुलाइए। मेरा पीछे वाले को भाई, मेरा शो है। अच्छा, हाँ, सॉरी, मेरा शो है। हाँ, सवाल पूछे। तो क्षितिज श्रीवास्तव का जन्म कहाँ हुआ, लालन पालन कहाँ हुआ, पिताजी का एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्या था? हाँ, एरिया ऑफ बैकग्राउंड, देखो क्षितिज श्रीवास्तव जी जो थे वो बहुत महान आदमी हैं, तो उनका जो जन्म हुआ था वो बनारस में हुआ था जी, और उनका लालन पालन बहुत अलग अलग जगहों पे हुआ है। क्योंकि पिताजी जज थे तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था, तो 11, जैसे वो डॉन है ना, उसे 11 मुल्कों की पुलिस पकड़ नहीं पाई थी, तो क्षितिज श्रीवास्तव 11 सिटीज़ में जहाँ पे जाके उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की, और कई स्कूलों में गए, अलग अलग लड़कियाँ पटाई उन्होंने, अलग अलग दोस्त बनाए वहाँ पे जाके, और इस तरह उनकी ज़िंदगी अच्छा जीवन यापन चलता रहा, इस तरह कटती रही ज़िंदगी। बस यही है उनकी ज़िंदगी के बारे में। पिताजी जज हैं, ये कई शहरों में पढ़े, और बनारस की पैदाइश है। और पूछो सवाल। ये सही था। आप अच्छे खासे एक इंजीनियर बन गए थे, बीटेक कर लिया था आपने, सिविल से हैं या मैकेनिकल? नहीं, ये गलत फहमी है आपको, अच्छे खासे इंजीनियर बन गए थे, क्योंकि मुझे पता है मैंने इंजीनियरिंग कैसे करी है। आपने रहना है तेरे दिल में देखी होगी, उसमें 2 लड़के थे, सैफ अली खान और माधवन। तो माधवन ने जिस तरह से इंजीनियरिंग करी थी, मैंने भी उसी तरह इंजीनियरिंग करी थी, बिना पढ़ाई किए। तो इन्फोसिस में जॉब लगी थी, अच्छे खासा पैसा मिल रहा था, क्यों? मतलब नहीं, अच्छा खासा पैसा, ये गलत फहमी है कि इन्फोसिस अच्छा खासा पैसा देती है, ऐसा कोई खास पैसा नहीं मिल रहा था। आगे जाके मिलता, वो अलग बात है। किसी भी कंपनी में जब आप घुसते हो तुरंत अच्छा पैसा नहीं मिलता, आप इंटर्न होते हो, 6 महीने आपको प्रोबेशन पर रखा जाता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें कोई अच्छा खासा पैसा नहीं होता है। उसके बाद आपको मिलना शुरू होता है, फिर जब आपके 1 साल 2 साल की जॉब हो जाती है फिर मिलता है। तो इन्फोसिस में जब प्लेसमेंट हुआ था, तो इन्फोसिस में जाने के बाद मुझे पता चला कि इन्फोसिस किसी को भी ले लेता है, ऐसा नहीं कि मैं गया था। हालांकि वो अलग बात है कि लखनऊ में 3000 बच्चों में से सिर्फ 50 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, पर उस टाइम पे इकोनॉमिक रिसेशन भी चल रहा था, 2008 का इकोनॉमिक रिसेशन था। हमारी प्लेसमेंट 2009-2010 में हुई थी, तो उस टाइम पे रिसेशन था, तो ज़्यादा प्लेसमेंट हुई नहीं थी। नॉर्मली वो लोग ले जाते हैं। तो वो हमारे बैच में इंजीनियर भी थे, MSc वाले भी थे, BSc वाले भी थे, MCA वाले भी थे, BCA वाले भी थे, और इसके अलावा ऐसा नहीं था सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर थे, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर भी थे, सिविल इंजीनियर भी थे। आप अगर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं हो तो आप कुछ भी करते हो, सिविल इंजीनियरिंग करो, मैकेनिकल करो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स करो, आप जाओगे सॉफ्टवेयर फील्ड में, क्योंकि जॉब वही है और कहीं जॉब है ही नहीं।
तो बेसिकली वो सिस्टम था। तो ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि अब तो मैं निकल चुका हूँ उस चीज़ से। सो इट वॉज नॉट लाइक वेरी हंकी डोरी, इट वॉज अ बिग थिंग कि आपका प्लेसमेंट हो गया, आप इंजीनियर की जॉब पे जा रहे हो, बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है, मतलब मैसूर का कैंपस भी देख लोगे तो फट के हाथ में आ जाती है कि इतना बड़ा कैंपस है, एंड 5 स्टार होटल की तरह रखते थे, सब कुछ रखते थे, बट इट वॉज लाइक अ ब्यूटीफुल हेल कि अच्छा मेरे साथ पर्सनल प्रॉब्लम क्या है कि मुझे कोडिंग पसंद नहीं थी, और मैंने बहुत कोडिंग करने की कोशिश करी थी। कुछ लोगों को मैथ्स पसंद नहीं होती ना, मुझे कोडिंग नहीं पसंद थी, और मैं कितनी कोशिश करता था बेसिक या C++ जावा पढ़ने की, मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी, पर मेरी कभी बैक नहीं लगी क्योंकि मैं प्रोग्राम याद कर लेता था और पास हो जाता था। तो इस तरह मेरी इंजीनियरिंग निकली किसी तरह, और इंजीनियरिंग के दौरान भी मैं, क्योंकि होता ना कि आप ज़बरदस्ती का लेवल बनना चाहते हो, ज़बरदस्ती का कोई मतलब नहीं है, कोई आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ज़बरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, उस चक्कर में लेवल के चक्कर में मैं ज़बरदस्ती थिएटर ज्वाइन करता था। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे किसी को थिएटर पसंद नहीं था, एक्टिंग किसी ने करी नहीं थी, तो ज़बरदस्ती इंटेलेक्चुअल बनने के चक्कर में मैंने थिएटर ज्वाइन किया। फिर थिएटर करने लगा, फिर किताबें पढ़ने लगा, तो वहाँ से मैंने लखनऊ में काफ़ी थिएटर किया, बैक स्टेज करा, एक्टिंग नहीं करी, बैक स्टेज काफ़ी किया। फिर यहाँ पर कुछ थिएटर के एक्टर से जान पहचान हो गई, वो मुझे फिल्म के शूट्स पे ले आते थे, तो वहाँ पे मैंने फिल्म देखना शुरू किया कि अच्छा फिल्म की शूट ऐसे होती है, पर तब तक कुछ ऐसा था नहीं कि फिल्म लाइन में जाना है, तब तक ये था कि अच्छी चीज़ होती है ऐसा वैसा करके। फिर ये था कि चलो बनना तो इंजीनियर ही, क्योंकि जब आप यूपी में होते हो तो आपके पास 2 ही 3 4 ऑप्शन है, UPSC का एग्ज़ाम दो, IIT करो, MBA करो, और उस टाइम पर हर जगह IIT कोचिंग लगी रहती थी और ये मेडिकल की कोचिंग लगी रहती थी, तो ये दोनों चीज़ें उस टाइम पर रहती थी, तो उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं था। तो ये तक करे क्या, तो मेरा लाइफ क्लियर था, और ये था कि इंजीनियरिंग के बाद MBA के बाद जॉब, उसके बाद शादी, 2 बच्चे, उसके बाद ज़िंदगी काटनी है, क्योंकि यहाँ पे आसपास हर कोई वैसे ही ज़िंदगी काटता है। पर ये हुआ कि फिर जब मैं इन्फोसिस गया, उससे पहले मैंने सोचा कि क्या हुआ, जब इन्फोसिस मेरा प्लेसमेंट हुआ, कॉलेज ख़त्म हुआ, उसके बाद इन्फोसिस जो डेट थी बुलाने की, ज्वाइनिंग की, वो 6 महीने बाद की थी। अब मैंने 6 महीने करूँ क्या, तो फिर मैंने FTI का एग्ज़ाम देने का सोचा। तो उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी, वो बड़ी माल सी थी, खूबसूरत सी थी, दिल्ली की लड़की थी। अब क्या होता है, अब आप लखनऊ के लौंडे हो जिसको कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, और आपको दिल्ली की लड़की मिल जाए जो आपको महंगी जगह पे ले जाए, अच्छे कपड़े, मतलब आप उसके, कई बार तो मैं उससे मिलने आता था और मैं कपड़े अच्छे नहीं पहनता था, तो मुझे डांट 1 घंटे इस पर पड़ती थी कि मैं कपड़े कैसे पहन के आया। एक बार तो मैं चप्पल पहन के चला गया था, उस पर मुझे डांट पड़ी, तो उसने थोड़ा सा मेरे अंदर से जो गरीब आदमी है उसको निकाल के थोड़ा पॉज किया, उसको बेटर किया, ठीक है। तो उसने मुझे फोर्स किया, मतलब वो ऐसी लड़की थी, कई बार आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं जो आपको उंगली करते हैं, फोर्स करते हैं, उनका आपकी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है कि मकसद ये नहीं होता है कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे, उनका मकसद सिर्फ इतना होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आके चेंज करके चले जाएंगे। तो वो शायद लड़की का वही मकसद था। उसके चक्कर में मैंने एक बार रैंडम मसूरी ट्रिप मार ली थी, इधर उधर कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता, स्टूपिड हरकतें। उसी चक्कर में मैंने FTI का एग्ज़ाम भरा था। तो FTI का एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया था, जहाँ तक मुझे याद है। मेरे पास मेल आई थी और मैं पापा के पास गया था कि मेल आई है और मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम मुंबई में चक्रवात भी आया हुआ था, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, ऐसा ऐसा करके। तो फिर मैं नहीं गया, फिर मैं इन्फोसिस चला गया। अब इन्फोसिस गया तो वो लाइफ बड़ी खूबसूरत लगी, बड़ा मज़ा आया हफ्ते भर तक, जब तक वो इंट्रोडक्शन क्लासेस चलती हैं बड़ा मज़ा आया। पर जब मेन काम होने लगा तब मैं बोर हो गया, क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। एंड देन आई डिसाइडेड कि वापस ये काम तो मेरे को नहीं करना है, पर यह था कि MBA करूँगा या फिर US चला जाऊँगा। मेरे मामा US में थे, तो वहाँ पे जाके पढ़ाई करूँगा, या थोड़ा पढ़ाई करूँगा, MBA करूँगा, UPSC दूंगा, वही 3-4 जो चीज़ें थी दिमाग में। पर फिर मैंने सोचा कि देखो लाइफ में रिग्रेट तो रहेगा बिल्कुल, और घर में आज तक कोई फिल्म लाइन में है नहीं, तो एक ट्राई मार के आता हूँ। फेल ही होना है, ये तो सच्चाई है, पास तो नहीं होना। फिर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में और इन्फोसिस में भी कुछ फ्रेंड थे जो मुंबई से थे। जब मैंने उनको ऐसे बताया कि मैं सोच रहा हूँ मुंबई होके आता हूँ, तो उन्होंने बोला मत जा, चुद जाएगा, वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ चूतिया बनते हो, तुम तो नए हो, तुम्हें मुंबई के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं वैसे ही डिमोटिवेटेड था, पर फिर मैंने सोचा कि एक ट्राई मारते हैं ताकि लाइफ में रिग्रेट ना रहे। तो मैं उस टाइम से ही किताबें बहुत पढ़ता था, मोटिवेशनल किताबें, बायोग्राफीज़ और ये सब। तो मुझे ये था कि मैं जब 60 साल का हो जाऊँगा और मेरे ग्रैंड किड्स मुझसे पूछेंगे कि दादाजी कुछ रिग्रेट तो नहीं है, तो उस टाइम मेरे पास रिग्रेट ना रहे। तो ये थिंकिंग थी मेरी कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में, तो चले जाते हैं एक बार। जो पैसे मैंने इन्फोसिस से कमाए थे घर पे बिना बताए, फिर मैं वहाँ से मुंबई चला गया। अब मुंबई में मेरा कोई जानने वाला था नहीं, तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। तो मेरे भाई के एक फ्रेंड थे जो वाशी में रहते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम आके यहाँ पे रह लो। तो उनके यहाँ फिर मैं रहने लगा। वहाँ से फिर मैं बड़ा खुश होकर कि मैं अपने सपनों की नगरी पहुँच गया हूँ, क्योंकि बचपन से सुरभि और छोटा छोटा जो शोज़ देखते थे उसमें एड्रेस आता था साकी नाका का, अंधेरी का, तो देखा था। तो मेरा भी चार्म था कि मुझे देखना है वो कैसा होता है। देखा तो भाई चौराही तो है वो, कुछ खास था नहीं उसमें। तो फिर मैं ऐसे ही मुंबई टहलता रहता था कि कभी इधर बोटिंग करने जा रहा हूँ, कभी वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, सब करता था। और बालाजी जाता था, यशराज जाता था, जो भी ऑफिसेज देखते चले जाता था। पर मैं क्या करता था, वो अच्छे मैंने इन्फोसिस के जूते खरीदे हुए थे और
टाई वाई पहन के, शर्ट बहुत अच्छी पहन के, सफ़ेद कपड़े पहन के, जो सेल्समैन नहीं होता है तो ऐसे ही अच्छे कपड़े पहन के मैं जाता था और जाके अपना रिज्यूमे देता था। तो 2-3 महीने बाद मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ऐसे काम नहीं मिलता है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा रिज्यूमे बेसिस काम ढूंढते हो तो रिज्यूमे कोई पढ़ता नहीं मुंबई में काम बकचोदी की वजह से मिलता है। कितना आप अच्छा बोलते हो, आप प्रेजेंट कैसे करते हो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके ऊपर काम मिलता है। तो वो मेरे पास थी नहीं, तो मेरे को पता नहीं था उसको एक्वायर भी कैसे करते हैं। खैर 2 महीने निकल गए तो मैंने सोचा कि कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे बहुत टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बीच में एकदम मेरे पास पैसे खत्म हो गए 1 महीने बाद। तब नारायण मूर्ति को मैंने थैंकफुल बोला क्योंकि एकदम से मेरे अकाउंट में कुछ पैसे आ गए। तो मुझे तब पता चला कि जब आप जॉब करते हो तो कुछ पीएफ फंड होते हैं, ये फंड होते हैं, वो फंड होते हैं, उसके रैंडमली अपने आप पैसे आ गए। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा एटीएम में अपने आप से पैसे आ गए। खैर तो मेरा स्ट्रगल थोड़ा सा और मैंने सोचा कि 2 महीना और रुकता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ज्वाइन कर लिया ये नादिरा बब्बर का एकजुट ग्रुप। तो मैंने सोचा वहाँ से पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया था कि जब मैं वो ग्रुप ज्वाइन करूँगा तो वहाँ पे मुझे क्या कहते हैं काफ़ी एक्टर से मिलने का मौका मिलेगा। अच्छा ये सच्चाई है कि मैं वहाँ एक्टर ही बनने गया था, क्योंकि जब आप मुंबई जाते हो नॉर्मली एक छोटे शहर से तो आपको पता नहीं होता है डायरेक्टर कौन होता है, एडिटर कौन होता है, सिनेमेटोग्राफर कौन होता है, आपको सिर्फ एक्टर दिखता है। तो आप सोचते हो एक्टर ही बनूंगा मैं। तो आप गए तो मैंने सोचा वहाँ पे कई एक्टर मिलेंगे, जान पहचान हो जाएगी और मुझे फिल्म लाइन में काम मिल जाएगा। पता नहीं क्यों सोच रहा था मैं ऐसा। खैर मैंने एकजुट ज्वाइन कर लिया। फिर एकजुट का एक्सपीरियंस रहा अपना, जो 1 महीना मैंने किया, कुछ खास सीखा नहीं वहाँ पे, मैंने टाइम पास किया। उसके बाद फिर मैं सोच रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि क्या करूँ। तो मैं यहाँ पे जब लखनऊ में थिएटर करता था तो यहाँ पे मेरे एक जानने वाले थे, थिएटर की पर्सनैलिटी थे। उनको ऐसे रैंडमली मैंने एक दिन फ़ोन किया किसी बात के लिए, तो मैंने उनको बताया कि यहाँ काम वाम मिल नहीं रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई 1-2 महीने बाद जब तक पैसे खत्म हो जाएंगे वापस आ जाऊँगा। वापस आने का सोच ही रहा था कि उन्होंने कहा कि मेरे एक फ्रेंड है उससे जाके मिल ले। तो मैं उनकी फ्रेंड से मिलने चला गया। अब वो फ्रेंड किसी फिल्म में काम कर रही थी, तो उसने मुझे घर पे बुलाया और मैं मिलने चला गया। अब घर पर पहुंच के उसने पता नहीं क्यों मुझे कहा कि क्या काम करते हो, पूछा। फिर उसने मुझे एक लिस्ट दे दी सामान की। पता नहीं घर का सामान था, कौन सा सामान था। उसने सामान लेके आ जाओ, कुछ पैसे दिए, मैं गया आसपास ओशी वाला जो एरिया है वहाँ से उस सामान लेके आ गया। पता नहीं टेस्ट कर रही थी, क्या कर रही थी मुझे नहीं पता। तो उस टाइम मुझे लगा मुझे टेस्ट कर रही है, आज मुझे लगता है कि मेरा फ़ायदा उठा रही थी, घर का सामान मंगा रही होगी। तो खैर मैंने वो कर दिया। फिर उसने मेरे को अपने साथ रख लिया। तो पैसे उसने पहले बोल दिया था पैसे नहीं मिलेंगे। मैं ठीक है। अब हुआ क्या कि पहले जिस दिन मैं गया उसके अगले दिन उसने मुझे फिर बुलाया कि आज हमें मीटिंग करने जाना है। और मीटिंग करने के लिए वो हाथ में स्क्रिप्ट लेके मुझे ले गए प्रशांत नारायणन के यहाँ। अब प्रशांत नारायणन तुम लोग शायद पता हो नहीं पता हो, मर्डर 2 में विलेन थे। और मैं पहली बार किसी एक्टर से मिलने आ रहा हूँ और मैं एक्साइटेड हूँ। और मैं प्रशांत नारायणन का बहुत बड़ा फ़ैन, मैंने छल देखी थी और प्रशांत नारायण को बहुत टाइम से देखा था। मुझे पता था बहुत फाड़ू एक्टर है और मैं उससे मिलने को मतलब वो था कि मतलब मुझे मिलना करके। तो वहाँ वर्सोवा में बॉन करके एक शॉप है, उसके ऊपर उसका घर था। तो वहाँ गए मिलने के लिए। तो वो दरवाज़ा खोला, उसने शर्ट पहने नहीं था, हाथ में गिटार लिए हुए था और अपना सुट्टा वट्टा मार रहा था। तो मैसेज खूब रहा था उसको। मैंने कहा अच्छा मेरी ज़िंदगी में पहला एक्टर जिसको मैंने देखा। मतलब उससे पहले मैंने एक्टर देखे थे, जैसे मैं जुहू में घूमता रहता था तो मुझे एक बार अकबर खान मिल गया था, फिरोज़ खान के भाई। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, बात करी थी। तो रोड पे कई बार एक्टर मिल जाते हैं, पर ऐसे पर्सनली आप कभी किसी से मिलते नहीं हो। तो ये मैं मिला, पहली बार मेरा एक्टिंग एक्सपीरियंस था। खैर वो हुआ तो उस फिल्म में मैं फिर काम करने लगा। फिर वहाँ पे काम करते करते लोगों से जान पहचान होने लगी। तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। अच्छा हाँ, तो टैलेंट का पता चला। टैलेंट नहीं, एक्चुअली टैलेंटेड नहीं था मैं, नॉलेजेबल बहुत हूँ। ठीक है। तो मुझे वहाँ पे मुंबई में मेरे फ्रेंड्स जो थे वो पढ़ा लिखा आदमी बोलते थे। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ जो प्रोड्यूसर थे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो मेरे से बात करने लगे। मैं ज़्यादा बात करता नहीं था, डरता था कि भाई डांट ना दे। खैर बीच में जब बात होने लगी तो प्रोड्यूसर को मेरी बातें अच्छी लगी। उसने चीफ एडी को बोला कि तुम इससे बात कर लो, अगर ये सही लगता है इसको तुम डायरेक्शन ले लो, जो कि मैं प्रोडक्शन में था। वो मुझे कमरे में ले गए और वही सवाल पूछे जो मैं बताता रहता हूँ बच्चों को। तारकोस्की देखी कि नहीं देखी, गुलगत देखा कि नहीं देखा, वो फिल्म देखी कि नहीं देखी। वही 3-4 नाम है, तारकोस्की, बर्गमैन, फेलिनी, इन सब के नाम फिल्म मेकर्स लेते रहते हैं जब फॉरेन फिल्म की बातें करते हैं। तो वही सब सवाल पूछे उसने। और जब मैंने बताया कि हाँ ये भी देखा, स्टॉकर भी देखी, आंधे तारकोस्की भी देखा, ये भी देखा, रशियन फिल्में भी देखी हैं, सब देखी। और पिक्चरें मैंने बहुत देखी थी, बहुत सारी पिक्चरें देखी थी और हर कंट्री की देखी थी। ऐसा नहीं पाकिस्तान की छोड़ दी हूँ, पाकिस्तान तक की पिक्चरें देखी थी मैंने। तो उसने कहा तू तो तैयार है डायरेक्शन के लिए, तू आ जा डायरेक्शन में। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं डायरेक्शन में आना चाहता हूँ। तो जो प्रोडक्शन में जो मुझे लेके आई थी महिला, उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम डायरेक्शन कैसे चले जाओगे, तुम तो प्रोडक्शन के आदमी हो। तो अब मैं वापस प्रोडक्शन में आ गया। आप आगे जर्नी बताना, ये क्लियर कर दो कि सिर्फ कोई सी फिल्म देखने से कोई आदमी डायरेक्टर नहीं बनता है। अगर बनना होता तो बन जाता है आदमी। किससे? जैसे आपने कहा ना ये फिल्म देखी थी, तो जरूरी नहीं है कि वो फिल्म आप देखेंगे तभी डायरेक्टर बन सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कौन सी फिल्म? जो आप अभी बता रहे थे नाम।
अच्छा वो फिल्म नहीं देखोगे तो डायरेक्टर नहीं नहीं बनोगे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर होता तो इंटरनेट के पहले लोग फिल्में कहाँ देखते थे? तो वो डायरेक्टर बन पाते क्या? रमेश सिप्पी बन पाते क्या? फिल्में देखने से तुम्हें सिर्फ ये आइडिया लगता है कि फिल्में बनती कैसे हैं, बाकी और कुछ नहीं, स्टोरी तो है उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रांति जो है ये फिल्म स्कूलों ने ही पैदा की है। और जो होते हैं ना थेथर इंटेलेक्चुअल, जो करते नहीं है बोलते ज़्यादा हैं, तो ऐसे उसमें मैं भी आता हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं जो मुंबई में तुम्हें मिलेंगे जो बकचोदी के उस्ताद हैं, पर कहीं ना कहीं आपको एक्शन और बकचोदी को ना मैच करना पड़ता है कि आप काम भी करो और बकचोदी भी करो, वो दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं होती हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत नॉलेज है, और मुझे ये गलतफहमी थी। और गलतफहमी के लिए देखो, हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, तुम्हें कोई सिखाने वाला नहीं, खुद से सीख रहे हो। मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं, खुद से सीख रहा था। मेरी फैमिली के खानदान में दूर दूर तक कोई सिनेमा या आर्ट लाइन में नहीं है। तो मैंने जो किताबें पढ़ी उन किताबों में लिखा था कि आपके पास नॉलेज होगी तो आपकी रिस्पेक्ट होगी। अच्छा, तो मैंने कहा गेन करो। ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी एक कांड हुआ था, एक लड़की को पटाने की सोच रहा था तो वो पट नहीं रही थी। अच्छा, उसको देखता था, वो इतनी खूबसूरत थी कि मेरा कॉन्फिडेंस हिल जाता था। मतलब इतना तेज बोल रहा, मम्मी को दिक्कत नहीं हुई लड़की को पटा रहे थे तुम? नहीं, उनको सब पता है उनको। अब तो वो कहती लड़की ढूंढो, मैं कहता हूँ आप ही को, वैसे मैं ढूंढी नहीं। पहले कहती लड़की के पीछे मत भागना, आप कहती लड़की के पीछे क्यों नहीं भागते हो? तो उन्हीं का किया था कि मैं लड़की के पीछे नहीं भागता। खैर, उस टाइम में लड़की मुझे अच्छी लगती थी, पर वो काफ़ी हाई क्लास टाइप की लगती थी। और मेरा पापा का ट्रांसफर हुआ था फतेहगढ़ से लखनऊ, तो उसके सामने ना मैं थोड़ा सा गरीब टाइप का फील करता था। मैंने कहा यार अच्छा कुछ भी करके चले आता हूँ। यहाँ लखनऊ में मतलब तो उस टाइम कल्चर वैसा था कि मतलब बच्चे यूएस की चीज़ें देख रहे थे, वो सब कर रहे थे। और पापा का ट्रांसफ़र कहाँ होता था? बनारस, फिर फतेहगढ़, फरुखाबाद, ऐसी जगहों पे होता था। और वहाँ बच्चे चप्पल पहने, पजामा पहने कोचिंग जा रहे हैं। अच्छे नंबर आ रहे हैं सीबीएसई में भी, पर कल्चर नहीं ना वैसा, कट्टा लेके घूमने लौंडे। एक लौंडा तो क्लास में कट्टा लेके घूम रहा था। तो ऐसी चीज़ें देखी मैंने। तो अब जब लखनऊ आए तो लखनऊ वॉज द हायर क्लास, ठीक है। तो लखनऊ उस समय मेरा ड्रीम था कि लखनऊ में रहूँगा, लखनऊ के स्कूल में पढ़ूंगा। तो वहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की, तो वहाँ एक लड़की दिखी मेरे को। मैंने कहा लड़की को पटाना तो नहीं, मतलब ये बात ही कर ले। उस टाइम पटाना तो बहुत बड़ी चीज़ है, बात ही कर ले एक बार। तो मैंने कहा बात कैसे करें? तो उस टाइम पे मैंने क्या कहते हैं किताब पढ़ी थी कॉम्पिटिशन सक्सेस। उसमें लिखा था कि आप किसी से तभी बात कर पाओगे अच्छे से जब आपका कॉन्फिडेंस उससे ज़्यादा होगा। तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा कैसे होगा? कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। तो अगर नॉलेज ज़्यादा होगी तो तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। मैं कहा अच्छा ये बात। भाई साहब रात कोई इरोडो और रसनिक हेलिडे उठाए और फिजिक्स से क्वेश्चन लगाने शुरू किए, जो अगले दिन टीचर पूछने वाला था। फिर अगले दिन से क्षितिज श्रीवास्तव हाथ रोज खड़ा होता था, सर आता है। पोडियम पे जाके वैसा लिखना शुरू कर दिया। अब लड़कियां तो वहाँ पे 3000 लौंडे और 10 लड़कियां, तो वो तो देखेंगी, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो उस चक्कर में, उस लड़की को पटाने के चक्कर में मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी। मैंने नॉलेज आ जाएगी, लड़की तो पटी जाएगी। तो नॉलेज तो बहुत आ गई, लड़की से बात नहीं हुई। तो उस चक्कर में किताबें पढ़नी शुरू कर दी। उसी चक्कर में फिल्म देखनी शुरू करी। तो कभी ये नहीं था कि अच्छा, ऐसा लगता था कि अगर आप बहुत सारी फिल्में देख लोगे तो आप फिल्म मेकर बन जाओगे। अच्छा क्या होता है, कई बार जो लोग इंटरव्यू में चीज़ें बोलते हैं, जो मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ, और जो एक्चुअली बिलीव करते हैं, उस चीज़ के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। तो इफ़ यू आस्क देम, इफ एनीवन, किसी से भी पूछोगे ना कि सक्सेस, सर आपकी सक्सेस का कारण क्या है, they don't know, no one knows कि सक्सेस का रीज़न क्या होता है। वो तो कर रहे थे और करते करते सक्सेसफुल हो गए। they just love doing what they were doing और करते करते हो गए। तो 99% of successful people, if you ask them what is the reason for their success, they will say books। बुक्स पढ़ते थे बहुत ज़्यादा, घंटा बुक्स आते। अगर बुक्स पढ़ने से होता तो लाइब्रेरियन करोड़पति हो गया होता, टीचर्स करोड़पति हो गए होते। नहीं, सिर्फ बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। सो बट द थिंग इज दे themselves don't know what is the reason for their success. That is why so many people in MBA colleges and so many people are researching about other people, that how they became successful, and no one clearly knows actually, ठीक है। बट द थिंग इज व्हेन यू आस्क देम कि 10 प्रिंसिपल बताइए ना, ऐसा होता नहीं है वो सर 10 रूल बताइए ना फिल्म मेकिंग के, जीरो बजट फिल्म मेकिंग कैसे करते हैं ना। समवन केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बजट फिल्म मेकिंग। अब उसको जस्टिफाई करना है, अपने दोस्तों से मदद ले लो, ये कर लो, वो कर लो। बट देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड जीरो बजट फिल्म मेकिंग। हो ही नहीं सकती। कैमरा तो यूज करोगे। अच्छा देखो, आप ये बोल रहे हो जीरो बजट फिल्म, मैंने खुद की जीरो बजट फिल्म बना ली थी 5-7, उसके बाद आप वीडियो डाल रहे हो जीरो बजट फिल्म, फिर भी मैं वीडियो देख रहा हूँ। तो ये भी एक चुतिया है। फिल्म मेकिंग करी तुमने, उसमें खाना खाया है नहीं खाया था, कंप्यूटर यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी गई कि नहीं? बिल्कुल। द थिंग इज तुम उन चीज़ों को देख नहीं रहे हो जो चीज़ें तुम्हारे फॉर ग्रांटेड मिल रही हैं, क्योंकि अभी तक पापा खर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने बिजनेस शुरुआत किया तो सामान बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, और हमें लग रहा है बहुत प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि गैस जो है पापा घर की है, मैदा घर का है, ठीक है, सामान घर का है। तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। बट जब तुम मुंबई में जाते हो, प्रोफेशनली काम करते हो, तो जब तुम जनरेटर चलाते हो और बाहर से एक प्रोडक्शन वाला बोलता है सर जनरेटर का डीजल खत्म हो गया है, अब लगता है लाइट के पैसे पड़ते हैं। राइट नाउ व्हेन यू आर स्टूडेंट, हम जब घर पे रहते हैं तो वी आर इन प्रिविलेज जोन, जहाँ पे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं कि पैसा कितना हो रहा है, ठीक है। दोस्त अभी आ गया, दोस्त को खिला पिला रहे हो, अरे वो 50-100 रुपये दे दिया रहे, उसको हम माइंड भी नहीं करते। तो हमें ऐसा लगता है माइंड नहीं करते, बट व्हेन यू राइट इट डाउन ना,
all the things, then it will never come out to zero budget filmmaking. It will go over your estimation, always go over your estimation. अब ये बकवास कहाँ से शुरू हुई थी मुझे याद नहीं है बट कहने का मतलब ये है कि तो फिर उस लड़की के चक्कर में मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी, फिर कॉलेज आया, एक और लड़की पटाई मैंने, उससे ब्रेकअप हो गया, और जब उससे ब्रेकअप हो गया तो कॉलेज जाने का मन नहीं करता, तो मैंने घर में पिक्चर देखनी शुरू कर दी। अब मैं कई बार बोलता हूँ ना कि 5-5 पिक्चरें मैं देखता था कॉलेज में, तुम लोग भी देखा करो, मुझे पता नहीं देख पाओगे पर मैं देख सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी याद आती थी। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए तो मैं पिक्चर लगाता था और डाउनलोड करता रहता था और देखता रहता लगातार, एक के बाद एक, मुझे याद भी नहीं कौन सी पिक्चर देख रहा था। फिर मेरे एक भैया थे यहाँ पे आ गए, IIM लखनऊ में, उनका एडमिशन हो गया। अब एडमिशन हो गया उनका, तो उनके यहाँ लैन चलता था। अब लैन में इन्फिनिट फिल्में हैं, तो मैं हार्ड डिस्क लेके जाता था, पिक्चरें लेके आता था और रोज़ पिक्चर देखता था। उस टाइम पे मैंने 2.5 मैन, मतलब ब्रिटिश के जितने भी शोज़ हैं मैंने सब देख लिए थे, अमेरिकन शोज़ हैं सब देख लिए थे, मतलब AFI BFI की जो लिस्ट है फिल्मों की सब खत्म कर दी थी। किताबें जो भी हो सकती थी, यहाँ पे एक पायरेटेड शॉप है जहाँ पे पायरेटेड किताबें मिलती हैं, वहाँ से 80-80 रुपये में जो 500-500 की किताबें 80-80 रुपये मिलती थी, वो खरीद के मैं ले आता था। फिर एक कबाड़ी का ठेला था, वहाँ पे मैं बोरी भर के 2000 रुपये में करीब मुझे 200-300 किताबें मिल जाती थी, वो लेके आता था। तो दिन भर किताबें पढ़ता था, दिन भर पिक्चर देखता था। एंड आफ्टर डूइंग ऑल दैट आई रियलाइज कि इट डिडंट मैटर, ठीक है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इतना पिक्चरें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बट एट दैट टाइम आई डिडंट वांट टू बी अ फिल्म मेकर। At that time, I was just trying to impress people around me, and knowledge was just because I was. मेरे ख्याल से शुरुआत मेरी ऐसे हुई क्योंकि मुझे बड़ा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स था अपने आप को लेकर कि अरे मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं ऐसा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और मैं घर का बहुत पैम्पर्ड लड़का था, मतलब घर का छोटा बेटा हूँ, तो मेरे को घर से कुछ काम नहीं करने दिया जाता है कि राशन की लाइन में खड़े हो जाओ या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दो या गैस का बिल भर दो, तो बहुत पैम्पर्ड था। घर में चपरासी थे तो कुछ काम करना नहीं पड़ता था। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। अच्छा। मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, खाता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, सो जाता हूँ। तो वैसी ज़िंदगी थी मेरी। कॉलेज में भी बहुत प्रिविलेज लाइफ थी क्योंकि मैं कॉलेज के लिए भी किसी और हॉस्टल नहीं गया, मैं लखनऊ में था, तो मैं अपने घर में था, डे स्कॉलर था। ऐसा नहीं था मैं हॉस्टल में बच्चों के साथ रह रहा हूँ, वहाँ पे लड़ाई कर रहा हूँ, झगड़े चल रहे हैं, रात भर ये चल रहा है वो चल रहा है। आई डेंट फेस एनी ऑफ दोज थिंग्स। सपोज मेरी लीडिंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। तो मुझे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी थी, तो मैंने क्रिएट करनी पड़ेंगी, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, तो उसके लिए सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा? तो आई रियलाइज कि समवन बिफोर मी, मुझसे पहले किसी ने तो ये चुतियापे किए होंगे जो मैं कर रहा हूँ, या किसी की पर्सनैलिटी तो मुझसे भी खराब रही होगी और उसने तो सॉल्यूशन निकाला होगा, और अगर उसने सॉल्यूशन निकाले, कोई किताब लिखी होगी तो उस किताब में वो सॉल्यूशन होगा। तो मुझसे पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी बड़ी है, किसी ने तो चुतियापे किए होंगे जो मैंने किए हैं। ऐसा तो नहीं मैं पहली बार ऐसे कर रहा हूँ। तो जो सॉल्यूशन उसने यूज़ किए हैं उन सॉल्यूशन को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो एट दैट टाइम आई केम टू नो अबाउट दीज थिंग्स। एवरी टाइम आई फेस प्रॉब्लम इन माई लाइफ आई गो एंड स्टार्ट रीडिंग अ बुक एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जिसकी तुम्हें प्रॉब्लम हो और वो उसका सॉल्यूशन किताबों में ना हो, क्योंकि तुम जो सोचते हो कि तुमने बड़ी यूनिक हरकत की है वो कभी यूनिक नहीं होती। तुमसे पहले कोई ना कोई चुतियापा कर चुका है। मतलब इसमें लड़की पटानी है ना, लड़की पटाने की किताबें भी हैं। और ऐसा नहीं है कि वो से वो रेलवे स्टेशन पे जो व्हीलर वाली किताबें होती है लड़की कैसे पटाने वाली, वो नहीं। एक्चुअल अच्छी किताबें हैं जिसमें प्रूवन रिजल्ट्स हैं कि इफ़ यू डू दैट थिंग्स विल हैपन। अच्छा, उसमें कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है। जैसे कई बार मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मुझे बहुत बच्चे फोन करते हैं, सर बताओ ना लड़की पटाने के तरीके। अच्छा, आई आल्सो यूज दैट। इसके लिए फोन करते हैं लड़ने? अरे सबसे ज़्यादा स्पॉट बॉय के लिए फोन आते हैं, तभी मैंने वीडियो बनाने बंद कर दिया। मेरा मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का, स्पॉट बॉय की तरह फोन आते हैं। आज सुबह लड़का फोन कर रहा था, मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। तो लड़की पटाने के जो तरीके हैं उसमें, अगर आप सोचते हो उसमें कुछ तरीका बताएगा, ईविल तरीका बताएगा, उसको वश में कर लो, नहीं, बड़े सिंपल तरीके हैं। सिंपल तरीका क्या है? ड्रेसअप हो अच्छे से। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द गर्ल, दे आर फोकसिंग ऑन योर पर्सनैलिटी। दे आर सेइंग if you dress up well, if you start speaking well, they are totally asking you to develop your personality if you want to get a good girl. तो जितनी किताबें हैं लड़की पटाने की जो मैं बताता भी हूँ, उसमें ये नहीं लिखा कहीं भी लड़की को कैसे हिप्नोटाइज करके तुम पटाने को मजबूर कर दोगे। नहीं, इफ़ यू आर गुड, योर पर्सनैलिटी इज गुड, तुम अच्छे से हो तो लड़की पटेगी ना, जाहिर सी बात है। अब तुम चुतियापे करके नहीं करोगे, लड़की कहाँ से पटेगी? भंगी बन के कहीं भी चले जाओगे, लड़की नहीं पटेगी ना। तुम देखने में अच्छे नहीं लग रहे हो और उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप देखने में अच्छे हो चाहे नहीं हो। आपकी बॉडी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, आप कैसे करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। एंड हाउ यू डील विद दैट, हाउ यू डील विद वॉट एवर यू हैव, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो सारी चीज़ें आपको किताबों से पता चलती हैं। Whether you are having inferiority complex, whether you want to become a big filmmaker, whether you want to become a writer, whether you want to become a poet, or whether you want to become an MBA guy, whether you want to start up your own business, go start reading a book related to that content. Only then something will come out. Because अगर randomly कुछ भी रीड कर रहे हो उससे नहीं होगा। ये नहीं कि अखबार खाते हो, समोसा खाते खाते आपने अखबार रीड करना शुरू कर दिया तो आपको बड़ी नॉलेज आ जाएगी। नहीं, नॉलेज इन द राइट डायरेक्शन। तो शुरुआत में क्या करता था, अरे वो शुरुआत में ऐसा नहीं होगा। शुरुआत में ऐसा होगा कि तुम्हारे पास कोई भी किताब होगी तो पढ़ना शुरू कर दोगे। दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट। बट देन यू स्ट्रीम लाइन कि अच्छा मैंने सारी किताबें पढ़ ली, इसमें से मुझे ये अच्छी लग रही है, देन आई विल गो एंड स्टार्ट रीडिंग दोज बुक्स।
दैट्स हाउ यू स्टार्ट। तो अभी जैसे मेरे साथ क्या है कि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स भी डेवलप कर रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट राइटिंग किताबें पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक कंपनी स्टार्ट की है तो एंटरप्रेन्योर वाली किताबें पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिल्म मेकिंग किताबें। तो एक कंपनी कौन सी स्टार्ट की आपने, ये भी संग संग में बताते चलें। अच्छा तो मेरी माता जी हैं, उनका मैं एक कंपनी में काम करता था जहाँ फूड बिजनेस में वीडियो शूट करता था, फूड के वीडियो शूट करता था। अच्छा, बतौर डायरेक्टर एंड क्रिएटिव प्रोड्यूसर दोनों, ठीक है। सो वहाँ 150 वीडियो शूट किए, मास्टर शेफ लोगों के साथ काम किया, तो वहाँ से मुझे थोड़ा फूड की नॉलेज हुई। तो मेरी मम्मी, जब मैं यहाँ पे वापस आया तो मम्मी कुछ फूड बना रही थी, कुछ खाना बना रही थी, तो मैंने उसे शूट करके डाल दिया वीडियो। तो अब लोकल में रिश्तेदारों को भेजा तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो मम्मी खुश हो गई। तो मम्मी को खुश करने के लिए मैंने और वीडियोज़ बनाए। अब वीडियोज़ बनाता गया, थोड़ा उनका नाम हो गया। और मेरी मम्मी थोड़ी सी एंटरप्रेन्योर टाइप की हैं, ठीक है। उन्होंने ज़िंदगी में कोई बिज़नेस किया नहीं, क्योंकि हमारे घर में कोई बिज़नेस में नहीं है। तो वो ऐसे ही कुछ ने कुछ बोला तो बना के दे दिया। किटी पार्टी हो रही है तो उसमें बना के ले गए, एवरीवन प्रेज्ड हर कि बहुत अच्छा बनाते हो, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो मैं नोएडा में था, तो मम्मी ने बोला कि एक अंकल हैं, आंटी हैं, कोई तो थे, उन्होंने कहा कि आप इतना हमको बना के दे देंगी। सो ही गेव द ऑर्डर। तो ऑर्डर हमें कोई देता नहीं था पहले, मतलब देगा क्यों, क्योंकि जज की बीवी है, कौन ऑर्डर देगा। तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि आप बना सकती हैं क्या करके। तो मम्मी का मन तो था, पर क्योंकि समाज की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। अब आप एक सोसाइटी में रहते हो और आपके फादर एक बड़े ओहदे पे रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप नहीं करते हो। पर मैंने कहा मम्मी करो, अब तो वो इतने कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आजकल ज़माना बदल चुका है, अभी वो इज़्ज़त वाली चीज़ उतना नहीं लेके चलना चाहिए, आप शुरू करो ऐसे अपने बिज़नेस। तो आप प्रॉफिट मत देखो, पैसा मैं भेजता हूँ आपको, आप सामान खरीदो, जो भी है मैं पैसा भेजता हूँ आपको। मैंने भेजे भी उनको पैसे। मैंने कहा पैसे के लिए मत करो, प्रॉफिट के लिए मत करो, जितना लग रहा है उतना उनसे ले लो, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट करो। नहीं, मेरे को पता है, यकीन ये नहीं हो रहा कि उन्होंने आपसे पैसे लिए होंगे। कि उन्होंने नहीं लिए, वो पैसा नहीं मांगती कभी, मैं भेज देता हूँ उनको। फिर मैं दादा को बोलता हूँ, दादा मम्मी को पैसे देता है, क्योंकि मुझे पता है वो ATM से निकालेंगे नहीं पैसा, तो ये वो करती हैं। तो वो पैसा मांगेंगे नहीं कभी, तो मुझे उनको ज़बरदस्ती नहीं पड़ता। माँ बाप कभी तुमसे पैसा लेंगे नहीं। दुनिया में एक ही मात्र आदमी है जो जब तुम घर से निकल लोगे तुम्हारी जेब में पैसा डाल देगा, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारी माँ है, जिसको पता रहेगा कि मेरे बेटे की जेब में पैसा नहीं है। वरना मुंबई चले जाओ, एक आदमी तुम्हारी जेब में पैसा हो, तुम्हें छींक आ रही हो, तुम्हारी तबियत खराब हो, कोई पूछने भी नहीं आएगा। तुम्हारी तबियत खराब होगी, लोग कमरे में नहीं आएंगे। सिर्फ इसलिए माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही वो हैं, जब तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा वही आएंगे। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ योर ड्यूटी, व्हेन यू अर्न द मनी यू गिव देम बैक। अभी आपका बिजनेस कहाँ पे सस्टेन कर रहा है? लखनऊ में। एक बात देखिए, मैं शॉर्ट फिल्में बनाता हूँ, 10 शॉर्ट फिल्में बना ली है, 5 म्यूजिक वीडियो बना लिया, लेकिन आज तक मुझे सच में समझ में नहीं आया कि क्रिएटिव प्रोड्यूसर क्या होता है। तो भाई लोगों को भी समझ में नहीं आता होगा, इनको भी बता दो क्रिएटिव प्रोड्यूसर कहाँ से आया है? शॉर्ट फिल्म बनाते हो, उसका क्रिएटिव प्रोड्यूसर क्या मतलब? आपने बोला कि हम वीडियो बनाता था, तो मैं डायरेक्टर भी था, उसका क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था, ठीक है। तो क्रिएटिव प्रोड्यूसर इन्वॉल्व तो रहता होगा ना इन सेक्शन में। क्या होता है, क्या जॉब होती है क्रिएटिव प्रोड्यूसर की, क्या काम करता हो? चाचा मामा वाली जॉब होती है। देखो, जब तुम कहीं फिल्म लाइन में काम करते हो ना, तो वहाँ पे लिमिटेड ओहदे हैं उनके पास, ठीक है। पर जब कोई बाहर से आ जाता है, कहते हमारे चाचा के लड़के को काम दे दो, क्या काम दे दो, आता कुछ है नहीं, तो तुम प्रोडक्शन में आ जाओ। प्रोडक्शन में सर मैं कहाँ सामान नहीं उठा पाता हूँ, एक काम करो तुम क्रिएटिव प्रोड्यूसर बन जाओ। तो तुम्हें सामान नहीं उठाना है, तुम्हें डायरेक्टर वाले बैठ के काम करना है। काम सब वही होते हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर क्या करेगा भाई? डायरेक्टर है जो क्रिएटिव का उसका काम ही क्रिएटिव का है, तो क्रिएटिव डायरेक्टर क्या करेगा बैठ के? तो बेसिकली ये एजेंट्स होते हैं, क्रिएटिव प्रोड्यूसर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर, जो जहाँ तक मुझे पता है ये किसी भी प्रोडक्शन हाउस के एजेंट्स होते हैं, टीवी के मोस्टली। तो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टर जो होता है मोस्टली वो लोग बाहर से हायर करते हैं, तो क्रिएटिव डायरेक्टर जो होता है वो इन हाउस होता है, उसको मंथली सैलरी मिलती है, तो वो डायरेक्टली डील करता है प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के ओनर से। जैसे बालाजी है तो वहाँ पे एक तक वो जो डील करेगा वो डायरेक्टर नहीं करेगा, वो क्रिएटिव डायरेक्टर करेगा कि ये हम शूट करने वाले हैं, इतने सीन्स होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें होने वाली, वो इन हाउस होगा। तो दैट इज अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर। आपने जब अपनी पहली फिल्म बनाई थी MP गौरी, तो उस फिल्म जब आपने बनाई, समझ में आया क्रिएटिव प्रोड्यूसर क्या होता है? नहीं सर, मैं ना क्या करना समझ क्या वो समझने वाली चीज नहीं है। आधे ओहदे जो है मुंबई में वो सब फर्जी बनाए हुए हैं, ठीक है। एवरीवन इज डूइंग द सेम जॉब। जैसे हमारी टीम में है एनी गौतम, मैं कैमरे बोल रहा हूँ, हो सकता है इसका रिएक्शन गलत हो, ठीक है। मतलब मुझे पता है मेरा भाई मालिक है, मैं भी हूँ। अब उनका जिद था, क्योंकि उनके पैसे लगे होते हैं बहुत जगह, जैसे कैमरा उनके पैसों से है, और गिम्बल या फिर बहुत सारी चीजें जब चाहिए होता है तो आप लेते हो, दोस्तों यारों से उधार मांगते हो, सारी चीजें होती है। तो उन्होंने कहा कि मेरा क्या, मैं कौन हूँ? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे मुंह से निकला प्रोडक्शन हेड हो तुम, प्रोडक्शन हेड। ऐसे ही होता है भाई। आदमी काम कर रहा है सेट पे और आप पैसा नहीं दे रहे हो उसको, उसे कोई डेजिग्नेशन तो चाहिए, तो आप डेजिग्नेशन बनाते रहते हो। तुम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन जाओ। लिटरली ऐसे ही क्रेडिट्स बांटे जाते हैं फिल्म के सेट पे, कोई किसी को कुछ नहीं होता। हाँ, तो आपने जब अपनी पहली फिल्म बनाई थी MP गौरी, और उससे पहले आपने बहुत सारा काम किया, क्लैपर बॉय और
तमाम चीज़ें की आपने। मुझे वाली कहानी पता है, जब क्लैपर बॉय में आपको गाली पड़ी थी, बेसिकली आपको बजाना आता नहीं और वो कहानियां जानने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें क्षितिज सेज को। ठीक है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो वो जर्नी रही आपकी पहली फिल्म बनाने से लेकर, और मुंबई जब पहली बार गए थे, कितना टास्कफुल होता है एक डायरेक्टर के लिए, क्योंकि फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म बनाने में एक डिफरेंस होता है। नहीं, फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म बनाने के बीच में डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का है और कुछ नहीं है, लिमिटिंग बिलीफ का है। मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म में। शॉर्ट फिल्म कैसे बनाते हो तुम, कितने दिन में बनाते हो? मैं तो एक दिन में दो शॉर्ट फिल्म एक दिन में बनाते हो ना, एक ही दिन में तुम्हें घंटा पता नहीं चलेगा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। क्योंकि तुमने मान लो किसी को बोला कि अरे भाई एक दिन का शूट है आ जाओ, वो कूदता फांता पहुंच जाएगा, इसलिए क्योंकि उसको मजा आ रहा है, ठीक है, वो आ जाएगा। जहाँ 3 दिन गुजरे, मान लो तुमने बोला किसी को 3 दिन 20 दिन का शूट है, तो 3 दिन मारा तो मुझे पैसा नहीं दे रहा हो, तो अबे यार चूतिया बना रहा है भाई साहब, आगे रोज बैठा लेते हैं यहाँ पे और इतना करना पड़ता है। क्योंकि शूट पे एक्टर मोस्टली खाली बैठा होता है, और खाली बैठा है तो पॉलिटिक्स होगी वहाँ पे, तो वो गाली बकेगा बैठ के, अबे खाना तो अच्छा खिला देते हैं, कुछ भी तुम उसे खाना खिला दो, ही विल नेवर अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल। तो जब पिक्चर लंबी होती है ना, देन यू डोंट हैव टू डील विद द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स, देन यू हैव टू डील मोर विद द ह्यूमन एस्पेक्ट्स, हाउ टू कीप दिस क्रू टुगेदर, दैट्स द ओनली डिफरेंस इन द फीचर फिल्म। आपकी फिल्म आई एमपी गोरी, लासा फोर्ट, दोनों फिल्म मैंने देखी है, लोगों ने भी देखी, आपने भी देखी है, लेकिन ये जो फिल्में लोगों की रिलीज नहीं हो पाती है, क्यों नहीं हो पाती है? क्या साइंसेस के पीछे, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। रिलीज नहीं हो पाती? हाँ, बस वो सिंपल है, कैसे बताओ? तो पैसे नहीं होंगे तो रिलीज कहाँ से होगी? हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए होते हैं, थिएटर में पिक्चर रिलीज करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। आपको एक बार आपका शो चल जाएगा, आपको हर बार शो का पैसा देना पड़ता है, 600 रुपये 700 रुपये जो भी जो कंपनी चार्ज करती है। आपका एक बार रील घूम जाती है, उसके पैसे चाहिए होते हैं। फिर वो हॉल में लगाएगा क्यों पिक्चर? जो थिएटर वाला है, अगर आपके पास कोई एक्टर नहीं हो तो हॉल में लगाएगा क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा आने वाला नहीं है तो उसकी टिकट सेल ही नहीं होगी। जब उसकी टिकट सेल नहीं होगी तो आपकी फिल्म लगाएगा क्यों? तो उसके लिए आपको पिक्चर को मार्केट करना पड़ेगा कि पिक्चर हमारी बहुत अच्छी है, इसको लोग देखो। अब मार्केट करने में जो पैसा जाता है, दैट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तुम कैसे मार्केट करोगे पिक्चर को अगर तुम्हारा बड़ा एक्टर नहीं है? नो वन इज गोइंग टू लुक एट योर पोस्टर। कोई तुम्हारा पोस्टर कंटेंट देखेगा ही नहीं, तो तुम कैसे किसी को कन्विंस करोगे? तो थिएटर हॉल वालों को तो पैसा टिकट से आता है, जब टिकट से पैसा ही नहीं आएगा पिक्चर रिलीज ही नहीं होगी तुम्हारी। सब कुछ ठीक चल रहा था, खर्चा पानी सब कुछ निकल रहा था, 10-15 साल मुंबई में आपने बिता लिए। 12 साल हो गए। 12 साल आप खुद ही कहते हो, 15 साल कभी कुछ भी बोलते हो ना। नहीं कुछ भी मतलब दिक्कत आपकी वीडियो में भाई, आप कभी वहाँ भाई कुछ जब बोल मैं देते हो। 2010 में इन्फोसिस पहुंचा, 2010 में इन्फोसिस छोड़ के यहाँ पहुंचा, तो ये साल 12 क्या 10 ही साल हुए होंगे, क्योंकि 2 साल से तो मैं लखनऊ में हूँ। चलिए ठीक है, 10 साल 12 साल मान के चलते 12 साल ठीक है। आपने सारे काम किए, छोटे से लेकर बड़ा तक, क्लैपर बॉय, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोडक्शन में जो जो कर सकते थे आपने किया। आपने अपनी फिल्म बनाई, फिर सडनली ये कैसे डाइवर्ट हो गया माइंड की, मतलब लखनऊ में रहना चाहिए मुझे? ये डाइवर्ट हुआ कोरोना के टाइम में। कोरोना में मैं एक फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था वहाँ बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए, तो फिर उनसे मीटिंग होने वाली थी, तब तक फिर ये हुआ कि वहाँ पे सेक्शन 144 लग गया था, तो फिर मैं लखनऊ आ गया। फिर जब लखनऊ आ गया तो यहाँ पे फिर कोरोना चल रहा था और कोरोना सॉल्व नहीं हो रहा था, तब तक मैं इंटरव्यू देने लगा, यूट्यूब वीडियोस बना रहा था। तो उसी में किसी ने मुझसे, एक जानने वाले हैं जिन्होंने इंटरव्यू लिया उनका, तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी, तो प्रोफेसर की स्क्रीन राइटिंग है, तो फिर मैं वो जॉब करने लगा। फिर लास्ट ईयर मैंने वो जॉब छोड़ के, एक फ़िल्म थी मेरे फ्रेंड की, तो उसको लिखा, तो उसमें मेरा टाइम निकल गया। तो अब मैं जो है प्लान कर रहा हूँ अपनी फिल्म बनाने का, क्योंकि अब मेरा मन नहीं है मुंबई जाने का। और अब क्या है कि मुंबई से चीज़ें इंडिपेंडेंट हो गई हैं। मतलब अब क्षितिज श्रीवास्तव जो भाई साहब है हमारे, वो लखनऊ में रह के करेंगे जो करेंगे। लखनऊ से मतलब नहीं है, लोकेशन इंडिपेंडेंट है। मैं दिल्ली भी जा सकता हूँ, मैं मुंबई भी जा सकता हूँ, मेरा मुंबई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और मेरा ही नहीं है ये प्रॉब्लम। अच्छा तुम्हें लगता होगा मैं यहाँ पे हूँ, मुंबई में ऐसे DOPs हैं जो तलेगांव में रहते हैं, जो पुणे में रहते हैं, जो साउथ में रहते हैं, जो केरला में रहते हैं, वहाँ से अप डाउन करते हैं। तो बेसिकली मुंबई अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना वो हब नहीं रह गया जो पहले था। अब दिल्ली में मेजॉरिटी ऑफ शूट हो रहा है, दिल्ली में एड फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ठीक है। अमित भदाना ने हरियाणा से शुरू किया था, बीबी के वहीं दिल्ली में बैठा कर रहा है, आशीष चंचलानी कहीं और से बैठा कर रहा है। सो राइट नाउ बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इट इज़ नॉट जस्ट मुंबई, जो पहले था ना कि सिर्फ मुंबई जाओगे तो ही फिल्म लाइन काम कर सकते हो, कैमरे वहीं थे, सामान ही वहीं था। अभी तुम लखनऊ में शूट करो, सारा सामान तुम्हें यहाँ पे मिलता है, इट डजंट मैटर। मैं यहाँ से बैठ के अभी जूम मीटिंग के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू किसी भी एग्जीक्यूटिव से बात करके अपनी फिल्म भेज सकता हूँ, जो कि मैं करते रहता हूँ। तो कांटेक्ट में रहते हैं सब लोग। तो अभी मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को मुंबई में रहना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोरोना ने हेल्प कर दी उस चीज़ के लिए, ठीक है। कोरोना की वजह से क्या हुआ है कि अब लोग मिलना ही नहीं चाहते, अब लोग खुद ही बोलते हैं जूम पे आ जाओ, तो अब जूम पे ही आना है, तो फिर मैं यहाँ से बैठूँ या वहाँ से बैठूँ, इट डजंट मैटर एनी मोर, ठीक है। शूट पे जाना है तो तुम्हें वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, बात वो है। पर अब क्या है कि वहाँ पे रह के मैंने जो गलतियाँ करी हैं, जिसके बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल में बताया है, वो गलती हो गई हैं, ठीक है। अब उस गलती का हमेशा मुझे ये भुगतना है कि मुझे खुद से ही स्टेप लेना पड़ेगा अपनी फिल्म बनाने के लिए, जो मैंने वहाँ पे ऐसे कोई रिलेशन बनाए नहीं। मुझे बताया था कि एक वीडियो बनाया था मैंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत कम लोगों ने देखा। और वो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें मैंने ये बताया कि क्यों फ्रीलांस करना गलत है,
क्यों किसी कंपनी के अंडर में काम करो, बिकॉज व्हेन यू वर्क फॉर फ्रीलांस यू नेवर कनेक्ट विद एनीवन। आप किसी से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं बिल्डअप कर पाते हो, एंड अगर आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन किसी के साथ नहीं है, ही इज़ नेवर गोइंग टू ऑफर यू अ फिल्म, ही इज़ नेवर गोइंग टू ऑफर यू हेल्प। तो मैं ऐसे एड फिल्म डायरेक्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपना करियर सिर्फ इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि जिस प्रोडक्शन हाउस में वो काम कर रहे थे वहाँ 5 साल से काम कर रहे थे, और 5 साल बाद वहाँ का प्रोड्यूसर बोलता है खाली क्यों बैठा है, पिक्चर बना, मैं लगाता हूँ 5 लाख रुपये। नो वन इज गोइंग टू से दैट इफ यू आर वर्किंग फॉर फ्रीलांस, बिकॉज तुम लगातार लोगों को चेंज करते आ रहे हो। यू पिक अ टीम, यू वर्क फॉर देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज हाउ यू डेवलप रिलेशनशिप्स एंड फैमिली, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मुंबई। क्षितिज भाई, मुंबई गए थे आप एक्टर बनने, हाँ, एक्टर बनने के साथ साथ आप बहुत सारे काम करें, आपने छोटे मोटे असिस्टेंट में, प्रोडक्शन में सारी चीज़ें की। उसके बाद आप डायरेक्टर बन गए, और डायरेक्टर से आप राइटर बन गए। तो एक तो आपकी जर्नी है राइटर बनने के लिए। बेसिकली जो लौंडे आजकल के, इनको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, लिखना चाहिए, और कोई सीक्रेट है नहीं उसका। अच्छा, राइटर ऐसा नहीं कि मैं जाके बन गया वहाँ पे, राइटिंग मैं करता था हमेशा से। तो शुरुआत हुई थी लड़कियों को लव लेटर लिखने से, तो वो मैं लिखता रहता था, पोएम्स लिखता रहता था। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, मेरे पास एक ब्रीफ केस था, उसमें मैं लिख के पोएम्स और ये सब लिखता रहता था, लेटर वेटर लिखता रहता था। तो मुझे बहुत गंदी आदत थी लिखने की, तो मैं लिखता रहता था। एग्जाम में भी अगर मैं 3 घंटे का पेपर है और 1 घंटे में ख़त्म हो गया मेरा पेपर, तो कॉपी के पीछे मैं लिख रहा हूँ। कई बार मैं टीचरों से A4 शीट मांगी, मैम कुछ है एक्स्ट्रा पेपर दे दो लिखने के लिए। सो आई जस्ट लव टू राइट, मतलब पर ऐसा नहीं था कि प्रोफेशन बनाना है उसको। तो मैं डायरी हमेशा से मेंटेन करता था, छोटे टाइम से ही मैंने जर्नल मेंटेन की हुई थी, और वो जर्नल साल के एंड में मैं किसी चौराहे पर रखाता था, मैं उसको सेव नहीं करता था, कहीं फेंक आता था। तो उसमें मेरे बड़े पर्सनल थॉट्स रहते थे, जो भी मेरे इन्फ्लुएंसेस होते थे, थॉट प्रोसेस हो जाता था। तो राइटिंग का वो था, पर स्ट्रक्चर राइटिंग नहीं थी। स्ट्रक्चर राइटिंग तब हुई जब मैं मुंबई गया और लोगों ने मुझसे फ्री में काम करवाया और बोला कि ये स्क्रिप्ट लिख दो, और मुझे स्क्रिप्ट लिखनी नहीं आती थी। फिर मैं रिसर्च करी कैसे कैसे करना है, फिर स्क्रिप्ट पता करी, फिर पता चला कि एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में लिखते हैं, तो मैंने सॉफ्टवेयर सीखा, फिर सॉफ्टवेयर करना शुरू किया, फिर स्ट्रक्चर पता चले, फिर और किताबें पढ़नी शुरू करी। अच्छा, मैं मोस्टली पढ़ता हूँ नॉन फिक्शन किताबें, बायोग्राफीज, सेल्फ मोटिवेशन या फिर प्रोडक्टिविटी वाली किताबें। तो मेरी जो वो था क्या कहते हैं क्रिएटिव साइड, वो थोड़ा दब गया। तो कुछ टाइम के बाद मेरे 2016 मेरे एक फ्रेंड ने मिली मेरे को, तो उसने कहा तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम्हारी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, बट देयर इज समथिंग मिसिंग। एंड जब लोग ये बोलते हैं ना देयर इज समथिंग मिसिंग एंड दे डोंट टेल यू व्हाट इट इज़, तो बड़ा इरिटेशन होता है। अब बता तो क्या एक्स फैक्टर क्या मिसिंग है। एंड इट वॉज लेफ्ट टू मी टू फाइंड आउट कि क्या मिसिंग है। तो मेरे को समझ नहीं आता ना, सब कुछ अच्छा है तो कहना क्या चाहते हैं, क्या खराब है। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि if you want to write fiction, you have to read fiction. So writing is basically 80% reading. If you want to write fiction, read fiction. If you want to write non-fiction, read non-fiction. If you want to write biographies, read biographies. Whatever you read is the kind of person you become, is the kind of writing that you develop. So writer बनने के लिए और कुछ नहीं है। और स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो टेक्निकल लगता है, वो है नहीं, वो टेक्निकल। उसके अगर आप समझ लोगे उसके पीछे रीज़न क्या है, तो इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू। ठीक है, उसके लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मतलब टोके रहना अपना है करना जरूरी है। अच्छा, राइटर और स्क्रीन प्ले राइटर में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि मैं अपनी जो शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ मैं खुद ही लिख रहा होता हूँ उसको, लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं कि स्क्रीन प्ले राइटर और राइटर में डिफरेंस क्या है। मैं खुद ही लिख देता हूँ और बना देता हूँ। कॉपी राइटर इज राइटर, बुक राइटर इज राइटर, स्क्रीन राइटर इज राइटर। राइटर इज जनरलाइज्ड टर्म, ठीक है। अपन इन सबको लिखने का फॉर्मेट अलग है। जैसे कॉपी लिखते हैं उसका फॉर्मेट अलग होता है, जो कॉपी राइटिंग करते हैं वहाँ पे आपको कैची फेसेस रखने पड़ते हैं, क्लाइंट को देखना पड़ता है। जब आप बुक लिखते हो, आप फिक्शन लिखते हो, देन यू कैन गो इन एनी डायरेक्शन। जब आप नॉन फिक्शन लिखते हो, देन यू हैव टू रिसर्च बिफोर राइटिंग समथिंग। पोएम्स लिखते हो, देन यू हैव टू यूज द मेटाफोरिकल लैंग्वेज, ठीक है। सो एवरी राइटिंग इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, एंड सिमिलरली स्क्रीन प्ले राइटिंग ऑल्सो इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, बिकॉज स्क्रीन प्ले राइटिंग तभी एक आदमी कर सकता है जब वो सेट पे गया हो, क्योंकि अगर वो सेट पे नहीं गया वो समझ नहीं पाएगा कि सेट पे काम क्या हो रहा होता है। तो स्क्रीन प्ले राइटिंग जो होती है उसमें आप ना डिस्क्रिप्शंस नहीं देते हो कि अच्छा इसमें ऐसा होगा, उसमें ऐसा होगा, या वो ऐसा फील कर रहा है अंदर से। आप दिखाते हो स्क्रीन प्ले, मतलब स्क्रीन पे जो प्ले हो रहा है। So whatever is happening and you see that is happening on the frame, that is what you write on the paper and that is how you shoot it. That is a screenplay. That is why people feel it's very technical. तो शुरुआत में सब ये गलती करते हैं, जैसे मैं भी गलती करता था कि स्क्रीन प्ले लिख रहा हूँ, लिखते लिखते मैंने बोला कि and he saw his girlfriend with someone else and he felt very bad about it. But when you write, when he felt very bad about it, how will you show that? The problem is when you write a screenplay, you have to write everything in the terms कि how you show it. तो आप शो कैसे करते हो? You show it through either through a story or some action. कि उसने गिलास हाथ में था फोड़ दिया, वो एक चीज़ लिख के वो आपको लिखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ऑडियंस को एक कैमरे पे एक आदमी को दिखा रहे हो, उसको अंदर से बुरा फील हो रहा है, तो ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि उसको अंदर से बुरा फील हो रहा है? वो तो बताना पड़ेगा ना। वो फिर आप एक्शन के थ्रू बताते हो, वो आप गिलास फोड़ दिया या ये कर दिया, क्यों दिखाते हैं कि गाना आ रहा है?
अब गाना क्या होता है, लड़की से प्यार हो रहा है, गाना आ रहा है, तो गाने का पर्पस क्या है? गाने का पर्पस यही है ना कि उन लोगों के पीछे प्यार है, आप तो नहीं दिखा सकते। उसके मन में खुशियाँ हैं, लड़की के साथ डांस कर रहा है, पर उसके मन के अंदर क्या है आप कैसे दिखाओगे? एंड दैट इज वाई द स्क्रीन प्ले इज रिटन, बिकॉज स्क्रीन प्ले इज ट्रिकी, यू आर गोइंग टू शूट इट। स्क्रीन प्ले इज नॉट सपोज टू बी पब्लिश्ड, वो कभी पब्लिश नहीं होने वाला है, तो आप कभी एस्टैब्लिश राइटर नहीं होने वाले हो कि आपका पब्लिश होगा और लाखों लोग स्क्रीन प्ले को खरीद लेंगे। योर स्क्रीन प्ले इज गोइंग टू बी इन द अलमीराज ऑफ दोज अननोन प्लेसेस, ठीक है, उस पर फिल्म बनने वाली है, ठीक है। सो यू हैव टू राइट थिंकिंग व्हाट इज गोइंग टू बी शॉट एंड यू हैव टू थिंक अ लॉट व्हाट यू आर राइटिंग। ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अगेन तो आपके दिमाग के अंदर क्या चीज़ चल रही है उसको बाहर एक्सप्रेस कैसे करना है, सबसे डिफिकल्ट काम यही है फिल्म राइटिंग में, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। कई बार ऐसे जो शॉर्ट फिल्म, जो मैं मेजर शॉर्ट फिल्म देखता हूँ बच्चों की, उसमें मेजर प्रॉब्लम ये रहती है, लड़का ड्रग्स से परेशान है, कमरे से इधर उधर टहल रहा है, गिलास फोड़ रहा है, ये कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, ये कर रहा है। बट अगेन हम एक आदमी को मूवमेंट करते हुए देख रहे हैं, हम ये नहीं दिखा रहे हैं कि उसके दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। दिमाग के अंदर क्या चल रहा है जब तक वो नहीं दिखाओगे तब तक ऑडियंस कभी उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होगी, ठीक है। यही स्टोरी टेलिंग का मेथड है जो लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत ही सिंपल है, यू हैव टू शो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द माइंड। अभी आशिकी पिक्चर में उसकी अन्नू कपूर से लड़ाई आती है राहुल रॉय की, और वो परेशान है, प्यार बहुत करता है, नीचे देखता है हारमोनियम में एक लड़की डांस कर रही है, हारमोनियम में एक आदमी गाना बजा रहा है, तू मेरी जिंदगी है। वो क्या दिखा रहा है? वो डिपेक्ट कर रहा है कि उसे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है कि वो लड़की उसकी ज़िंदगी है। बट हाउ विल वी शो दैट? वी शो इट थ्रू अ सॉन्ग और वी शो इट थ्रू अ स्टोरी। है दीवार की वीडियो बनाया था मैंने, दीवार में क्या था, शशि कपूर को ये जानना है कि वो अमिताभ बच्चन को, अमिताभ के पीछे भागे ना भागे, वो उसका भाई है पर वो क्रिमिनल भी है, तो उसे क्या चूज़ करना चाहिए, भाई या क्रिमिनल? तो कैसे दिखाएंगे जावेद अख्तर, सलीम और जावेद ने स्क्रिप्ट लिखी थी, वो कैसे दिखाएंगे उस चीज़ को? तो उन्होंने क्या किया कि एक्सटर्नल स्टोरी क्रिएट कर दी, जहाँ पे लड़का भाग रहा है, वो उनके पीछे पीछे भागता है और उसको गोली मार देता है, फिर गिल्टी होकर उनके घर जाता है। घर पे जाकर पता चलता है उसके बाप जो है वो स्कूल टीचर हैं, जो उसको कहते हैं कि अगर मेरे बेटे ने गलती करी है तो क्राइम का पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्राइम के पीछे का रीज़न मैटर नहीं करता कि उसने बाप की भूख देख के रोटी चोरी करी या किस वजह से रोटी चोरी करी, क्राइम किया है, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और यहीं से शशि कपूर को अपना आइडिया मिल जाता है कि अच्छा नहीं, इस डिसीजन को मुझे ऐसे लेना चाहिए कि मेरे भाई ने भले कोई भी रीज़न रहा हो बचपन में, शायद कोई भी एट्रॉसिटी रही हो, अगर उसने क्राइम किया उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। पर ये सॉल्यूशन रियल लाइफ में शशि कपूर ऐसा कैरेक्टर होता, अगर मान लो रियल में होता तो कैसे लेता? कुछ नहीं, वो घर पे बैठता, सोचता, सुबह डिसीजन लेता, चला जाता। दिस इज व्हाट वी डू इन रियल लाइफ। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ या तुम लाइफ में परेशान हो, जॉब चली गई तुम्हारी, व्हाट विल यू डू? यू जस्ट सिट इन द रूम एंड डू नथिंग। बट इफ यू शो दैट इन द कैमरा इट विल बी सो फकिंग बोरिंग, कोई देखेगा ही नहीं उसको। तो आप क्या करते हो? आप उसको स्टोरी के थ्रू दिखाते हो, ठीक है। आदमी जॉब गई तो रोड पे जा रहा है, पत्थर पे लात मार दी, नदी में ऐसे कुछ फेंक रहा है, या अपनी बाइक को आग लगा दी, या किसी को आगे थप्पड़ मार दिया। वाई डू दे शो दैट? बिकॉज उसके दिमाग में क्या चल रहा है? हाउ विल यू शो दैट? बिकॉज नॉर्मली पीपल आर एक्सप्रेशनलेस व्हेन दे आर फ्रस्ट्रेटेड, एंड इवन इफ दे आर थिंकिंग नथिंग दे हैव द सेम एक्सप्रेशन। दोनों ही जगह सेम एक्सप्रेशन है। हाउ विल द ऑडियंस नो व्हाट इज हिज फीलिंग? यू शो व्हाट इज फीलिंग थ्रू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। इसी को कहते हैं एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, इनर सर्कमस्टांसेस कैसे दिखाए जाते हैं। और ज़्यादा समझना हो तो आपकी हो गया अभी। आपकी भविष्य की क्या योजना है? क्या है किसकी? भविष्य की योजना, फ्यूचर भविष्य की मेरे को क्या कहते हैं, बिलियनर बनना है और शादी करनी है और फिल्में बनानी है, और जो कि टेस्ला जो है अपनी कंपनी निकाल दी है स्पेस एक्स, तो हो सकता है मून पे जाने का मौका भी मिल जाए। और अगर मौका मिला, टाइम मिला मेरे को, तो मैं प्रधानमंत्री बनने का भी सोच सकता हूँ। मेरा कोई भरोसा नहीं है। सही है। ये सब ऐसे कुछ प्लान्स हैं मेरे, जो मैं बताता नहीं हूँ किसी को, तुमको बता रहा हूँ। कैमरा बंद है इसलिए, कैमरा बंद है ना। क्षितिज भाई बहुत मजा आया आपसे बात कर, पहली बार रियल में बहुत मजा आया, बहुत मजेदार शख्सियत हो आप। फोन पे जैसे बात मुझे पता, तुम सच ही बोलते हो, तुम सच के अलावा कुछ नहीं बोलते, तो मजा आया होगा। मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य, फिल्मी लोग इस चैनल को देखते हैं जो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं इस दुनिया में। तो उसके लिए कोई संदेश, किस लाइन में आए ना आए, क्या करें, क्यों करें, किस लिए करें? ये अपनी फिल्म बनाने वाले इस साल, फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म, उसके लिए इनको चंदा दिया करें। अपना पेटीएम नंबर दे दो, पैसा आता रहेगा इनके पास, ठीक है, ताकि इनकी और फिल्में आप देख सकें। फिल्मी चाणक्य पे अगर आपको और कंटेंट देखना है तो नीचे दिए हुए लिंक पे पैसे भेजे, कुछ 100 रुपये 50 रुपये भेजे, कोई टेंशन नहीं है। लड़के को अमीर करो और पिक्चरें बनाया गया, लड़का बहुत अच्छा है। तो बस यही मेरा कामना है आप लोगों से। जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में उनके लिए कुछ सजेशन दो। कोई सजेशन नहीं है, उसके लिए चैनल में जाइए। यही सजेशन है।
तो अपना प्रमोशन भी हो गया जी। बाय बाय गाइस, बस अब कुछ नहीं कहना है, रख दो, बंद कर दो।